नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री लेकर के आए हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा गवर्नर जनरल ऑब्लिक वाइसराय, यानी कि 1772 से लेकर के 1950 तक की घटनाओं के विषय में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, दूसरा गवर्नर जनरल कौन था, तो आप जो है एक सूत्र के द्वारा इसे याद कर सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन कौन थे। तो बंगाल के गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स, उसके बाद मैकफर्सन, उसके बाद कॉर्नवालिस। तो इसे याद रखना थोड़ा कठिन है, लेकिन हम एक फॉर्मूले के द्वारा इसे समझाते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला लिखना है, एक सूत्र लिखना है, वार कर शोर वाला, बोलो मिंटो हंसे। बोलो मिंटो हारे और एम हंसे। तो इसके द्वारा आप याद कर सकते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिए, वार से हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जिसका टाइम पीरियड 1772 से लेकर के 1785 के बीच में है। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स के बाद एक व्यक्ति आता है जिसकी अस्थायी नियुक्ति होती है, उसका नाम होता है मैकफर्सन। तो मैकफर्सन जो है वो अस्थायी गवर्नर जनरल था, बंगाल का पहला अस्थायी गवर्नर जनरल था। तो थोड़ा आपने याद रखना है, वारेन हेस्टिंग्स के बाद मैकफर्सन। अब आगे अगर हम बात करें कर से हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड है वो 1785 से लेकर के 1793 के बीच में है। और 1793 में कॉर्नवालिस कोड जिस पर क्वेश्चन बनता है। आगे बात करें शोर, तो शोर से हो जाएगा सर जॉन शोर। तो सर जॉन शोर, इनका जो टाइम पीरियड होगा वो 1793 से लेकर के 1798 के बीच में होगा। और अब इसके बाद वाला, तो वाला से हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली, जो अपनी सहायक संधि के लिए जाना जाता था, लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली का जो टाइम पीरियड होगा वो 1798 से लेकर के 1805 तक होगा। और अब आपने थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोबारा फिर वेलेजली के बाद दोबारा कॉर्नवालिस आता है। तो कॉर्नवालिस की मृत्यु हो जाती है, तो कॉर्नवालिस अस्थायी गवर्नर जनरल दोबारा नियुक्त होता है। तो बंगाल का जो दूसरा अस्थायी गवर्नर जनरल है वो कॉर्नवालिस है। अब आगे देखिए, बोलो से हो जाएगा सर जॉर्ज बार्लो। और जॉर्ज बार्लो का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 1805 से लेकर के 1807 तक। अब आगे मिंटो से हो जाएगा लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट जो है उसका टाइम पीरियड लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम का टाइम पीरियड 1807 से लेकर के 1813 तक है, जिसके शासनकाल में अमृतसर की संधि हुई थी। अभी आप टॉपिक में पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद आगे हम बात करें, हारे से हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिसके शासनकाल में आधुनिक उत्तराखंड पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और इसका टाइम पीरियड होगा 1813 से लेकर के 1823 तक। इसके बाद एम हसे से एम हस्ट, लॉर्ड एम हस्ट। तो लॉर्ड एम हस्ट जो है इनका टाइम पीरियड होगा 1823 से लेकर के 1828 तक। इसके बाद आगे हम बात करें 1828 में आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
लेकिन थोड़ा ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का टाइम पीरियड जो है वो 1828 से लेकर के 1835 तक है। इनके शासनकाल में 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत एक व्यवस्था बनाई गई थी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम बंगाल के गवर्नर जनरल को याद कर सकते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और वारेन हेस्टिंग्स से पहले जो थे वो बंगाल के गवर्नर थे। उनके विषय में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे जब टॉपिक आएगा कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना भारत में। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं वारेन हेस्टिंग्स के विषय में। तो बंगाल के गवर्नर जनरलों को आप इस फॉर्मूले के द्वारा बार बार प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं। अब हम बात करें सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स की। तो जैसे कि आपको बताया था कि वारेन हेस्टिंग्स का जो टाइम पीरियड है वो 1772 से लेकर के 1785 तक है। तो सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स ने क्या क्या कार्य किए थे, सामाजिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, उनके विषय में हम बात करेंगे। तो वारेन हेस्टिंग्स की जब नियुक्ति हुई थी तो इसकी नियुक्ति बंगाल के गवर्नर के रूप में हुई थी। जी हाँ, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि इसकी नियुक्ति बंगाल के गवर्नर के रूप में हुई थी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। और तीनों प्रेसिडेंसियों में इंडिविजुअल गवर्नर होते थे। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में द रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, द रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट किसके द्वारा पास किया गया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा पास किया गया। तो जब इसके शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया तो उसके तहत बंगाल के गवर्नर को शेष 2 प्रेसिडेंसियों के गवर्नर पर प्राथमिकता देते हुए गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। यानी कि आपका क्वेश्चन बनेगा कि किस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो 1773 के दी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। जी हाँ, 1773 के दी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब वारेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले आते ही 1772 में बंगाल में द्वैध शासन को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था, द्वैध शासन का अंत किया था। और अगर आपका क्वेश्चन बनेगा कि द्वैध शासन प्रारंभ किसने किया था? तो द्वैध शासन प्रारंभ किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, जबकि 1772 में द्वैध शासन व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। वारेन हेस्टिंग्स की जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी रिंग ऑफ फेंस के नाम से जानी जाती थी, घेरे की नीति। जी हाँ, घेरे की नीति जो है वो वारेन हेस्टिंग्स की थी। अब वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? वारेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले भारतीय जनता का समर्थन चाहने के लिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों का समर्थन चाहने के लिए दोनों के पक्ष में कार्य किए। तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में 1781 में कलकत्ता में, क्योंकि कलकत्ता ही उस समय ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, तो 1781 में कलकत्ता में प्रथम मुस्लिम मदरसे की स्थापना की, प्रथम मुस्लिम मदरसे की स्थापना की। तो भारत में जो पहला मुस्लिम मदरसा बना था वो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही बना था, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और अब हिंदू जनता का समर्थन पाने के लिए 1782 में बनारस में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया था। बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात कि संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था, लेकिन इसका जो निर्माता था वो था जोनाथन डंकन।
जोनाथन डंकन के द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण बनारस में 1782 में किया था। तो इस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम दोनों जनता का समर्थन उसने प्राप्त किया था। और अब वो प्रसिद्ध भारतीय ग्रंथों का यूरोपीय भाषा में अनुवाद करना चाहता था। तो अनुवाद करने के लिए 1784 में उसने एक अनुवादक संस्था बनाई और उस अनुवादक संस्था का क्या नाम था? उस अनुवादक संस्था का नाम था द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, या आप उसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता भी कह सकते हैं। तो इसकी स्थापना 1784 में वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुई थी। लेकिन इसका संस्थापक जो था वो संस्थापक था विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स ने इसका निर्माण किया था, विलियम जोन्स ने। और ये संस्था क्या करती थी? इस संस्था में सभी ट्रांसलेटर थे और ये संस्था प्रसिद्ध भारतीय ग्रंथों का यूरोपीय भाषा में अनुवाद करती थी। तो जो पहला भारतीय ग्रंथ था जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास द्वारा रचित था, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का विलियम जोन्स के द्वारा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। विलियम जोन्स के द्वारा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। और इसके बाद जो अगला भारतीय ग्रंथ है जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ था, उसका नाम था भगवत गीता। तो भगवत गीता का भी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। अनुवाद इसी संस्था ने किया था और ये ग्रुप सी के पेपर में पूछा गया था कि भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किस ने किया था? तो उसका नाम था विलियम विल्किंसन। तो विलियम विल्किंसन जो एशियाटिक सोसाइटी से जुड़े थे, उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। इसके अलावा हिंदू धर्म ग्रंथ की जो प्रसिद्ध पुस्तक है जो हिंदू कानूनों पर आधारित है, मनुस्मृति। तो मनुस्मृति का भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। तो मनुस्मृति को किस टाइटल से अनुवाद किया इन्होंने? तो टाइटल का नाम रखा गया था द कोड टू जेंटो लॉ। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि द कोड टू जेंटो लॉ नामक शीर्षक से किस भारतीय ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था? तो मनुस्मृति का। तो ये प्रमुख कार्य वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में किए गए थे। अब आगे अगर हम बढ़ें कि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग का आरोप लगाया गया था, इम्पीचमेंट का आरोप लगाया गया था। और महाभियोग का आरोप किसने लगाया था? तो बंगाल के नंद राजकुमार ने महाभियोग का आरोप लगाया था। और महाभियोग के आरोपों की पुष्टि जो है वो कहाँ पे की गई? तो वो की गई लंदन में। तो लंदन में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और संस्था थी, उस संस्था में जो है महाभियोग के आरोपों की पुष्टि की गई। और आरोपों की पुष्टि किसने की? तो वो की न्यायाधीश बर्क ने। तो न्यायाधीश बर्क ने जो है आरोपों को सही पाया और इस कारण वारेन हेस्टिंग्स की समय से पहले उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था और वारेन हेस्टिंग्स के स्थान पे तब मैकफर्सन आए। मैकफर्सन अस्थायी गवर्नर जनरल थे। तो जो है महाभियोग सही पाए गए और महाभियोग लंदन के किस संस्था पे लगाया गया था? किस संस्था में लगाया गया था? तो प्रिवी काउंसिल में। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि प्रिवी काउंसिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बड़ी संस्था थी। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में की गई। और जो सुप्रीम कोर्ट था उसके ऊपर जो संस्था थी प्रिवी काउंसिल। तो प्रिवी काउंसिल के जो न्यायाधीश थे बर्क, उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स पर लगाए गए आरोपों को सही पाया, जिस कारण
वारेन हेस्टिंग्स को समय से पहले बर्खास्त कर दिया गया और उनके स्थान पे मैकफर्सन को लाया गया। अब इसके बाद जो अगले मैकफर्सन आते हैं उनके विषय में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण कॉर्नवालिस के विषय में है, लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही वीडियो बना रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इस पर कमेंट करें, लाइक करें। ठीक, थैंक यू।